कल तक जो यादें सिर्फ मुस्कुराने की वजह थी, आज वही दिल को बेचैन करने लगी है। तुम दूर क्या हुए, जैसे मेरी दुनिया की आवाज़ें धीरे धीरे कम हो गई है। हर चीज़ वैसी है, वही कमरा, वही खामोशी, पर उसमें एक अजीब सी कमी। शायद इसीलिए दिल बार बार यही पूछता है, क्या सच में तुमसे दूर रहकर जीना इतना मुश्किल होगा? ये नहीं पता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर से, और आप सुन रहे हैं मोहब्बत हद से ज़्यादा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नायरा जो है, ईवा से बात करने के बाद मोबाइल को साइड रखते ही उसके कमरे में ना अचानक ही उसकी माँ आ जाती है। अपने बेटी को देखकर वो कहती है, क्या हुआ बेटा, अभी तक सोए नहीं? नायरा कहती है, माँ मैं सो जाऊंगी, आप क्यों नहीं सोए, इतना रात हो गया। तो उनकी माँ कहती है, बेटा वो क्या है ना, मेरी बेटी मिली है मुझे, एक खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैंने सोचा कि मैं पूरी रात तुम्हें देखते हुए गुजार दूंगी। नायरा अपनी माँ की बातें सुनकर उनके गोद में सिर रख लेती है और कहती है, माँ ऐसी बातें नहीं है, आपको आराम करनी चाहिए, आप थक जाओगी। माँ तो माँ होती है ना, अपने बेटे के सिर को सहलाते हुए कहती है, बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं थे ना, तुम्हारी यादें, तुम्हारा वो बचपन, हर एक चीज, बीते हुए कल, सारी बातें याद आती थी, तुम्हें नहीं पता। हाँ माँ मैं जानती हूँ। माँ आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? तो नैरा की बातें सुनकर उसकी माँ कहती, पर क्यों माँ, आपको मुझ पर गुस्सा आना चाहिए ना पापा की तरह। बेटा किस बात की गुस्सा आनी चाहिए? किस बात की? तुमने प्यार किया था, कोई गुनाह नहीं जिस पे हमें गुस्सा आनी चाहिए। अपनी माँ की बातें जब सुनती है ना नायरा, उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है, माँ आपने सही कहा, मैंने प्यार तो किया था लेकिन मैं उसे संभाल नहीं पाई। उनकी माँ कहती है, ऐसा बातें नहीं है बेटा, हर इंसान की जिंदगी ऊपर वाले ने लिख के रखा है। वो कितना दिन जिएगा, कब मरेगा, कब इस दुनिया में आएगा, हर एक चीज, कब वो क्या करेगा, ना समय से पहले किसी को कुछ मिला है और ना ही समय से पहले कभी मिल सकता है। इंसान की जिंदगी और मौत इंसान के हाथों में होती ही नहीं है। अरब की मौत इसी तरह होनी थी तो हो गई। हाँ उसके जाने का अफसोस सबको है, मेरी बेटी की जिंदगी ऐसे वैसे हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। पर बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी यहीं पे रुक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, तुम्हें खुश होते हुए देखना चाहती हूँ एक बार फिर से, लेकिन लेकिन सबकी सहमति के साथ मेरी बेटी जो भी आगे करे ना, सबको बता के करे, ताकि उसकी फैमिली का साथ भी उसे मिले। और इस बार गलती से भी कुछ ऐसा वैसा मत करना। नैरा जो है वो कहती है, माँ और टेंशन मत लीजिए, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे मुझे अपनी फैमिली से दूर जानी पड़े। नैरा और उसकी माँ आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर नैरा की भाभी और उसकी बचपन की दोस्त बानी मल्होत्रा खड़ी थी। उनकी बातें सुन रही थी। सुनते हुए उसके चेहरे पर स्माइल तो थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ तो था जो शायद शायद उन्होंने नैरा की आंखों में पढ़ लिया था। एक माँ होने के नाते अपनी बेटी की खुशी चाहना नैरा की माँ का फर्ज भी है और चाहत भी, क्योंकि वो एक माँ है और माँ कभी भी अपने बच्चों की खुशियों के आड़े नहीं आती, कभी भी नहीं। और वो इस चक्कर में उसकी आंखों को पढ़ नहीं पाती। लेकिन हाँ बानी उसने पढ़ लिया था और वो मनी मन कहती है, नैरा कुछ तो ऐसा है, कुछ है जो तुम्हारी आंखों में दिखता तो है लेकिन तुम्हारी जुबान में नहीं। क्या कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रही हो? ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारे दिल में है लेकिन तुम्हारे जुबान तक, तुम्हारे दिमाग तक, या यूं कहूं कि तुम्हें खबर तक नहीं है। कुछ तो है
वानी नायरा को ही देख रही थी, जो कि वो अपनी माँ के गोद में सिर रखा हुआ था। वो अंदर जाना तो चाहती थी, लेकिन दोनों माँ बेटी के बीच में वो आना नहीं चाहती थी किसी भी बात में। वो सोचती है कि चलो ठीक है, इन्हें आपस में बात करने देते हैं, मैं कल बात कर लूँगी। ये सोचकर वो धीरे से दरवाजे को हल्के से सटा देती है और वहाँ से निकल जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका बेटा सो चुका था, और वो जाती है और जाकर संजय के बगल में बैठ जाती है, जो कि सोफे पे बैठकर अपना काम कर रहा था लैपटॉप पर। वहाँ बैठती है और कहती है, संजय, हाँ, मुझे आपसे बात बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? नायरा के बारे में। नायरा? वो अपने लैपटॉप को साइड कर देता है और अपनी वाइफ वानी की तरफ देखते हुए कहता, हाँ बोलो, क्या हुआ? संजय, वो पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि नायरा की आंखों में कुछ है। मैंने उसकी आंखों में कुछ तो नोटिस किया है। मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि नायरा हमसे कुछ छुपा रही है, या फिर उसे खबर तक नहीं है कि उसके दिल में कुछ है भी या नहीं। संजय उसकी बातें सुनता है और कहता है, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो अभी अभी तो आरब की मौत की खबर से, और वो मौत से मतलब बाहर आई है, बाहर आई भी नहीं है ठीक से। जाहिर सी बात है, अभी कितने दिन हुए ही है। नहीं संजय, कुछ ऐसा है, तुम्हें नहीं पता, कुछ तो ऐसा है जो वो छुपा रही है। समझ नहीं पा रही, पर है, मुझे ऐसा लग रहा है। और तुम भी जानते हो, मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें नोटिस की हैं वो हुई है। संजय हाँ में से लाता है, हाँ हाँ मेरी जान, मुझे पता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम्हें शक है ना? हाँ ठीक है, उससे बात करके देखना, ओके, पर हाँ आराम से, कोई फोर्स नहीं। वानी जो है गहरी सांस लेते हुए कहती, क्या लगता है संजय, मेरी ननद तुम्हारी बहन होने के पहले मेरी दोस्त है, वो भी बचपन की। हमने बचपन और जवानी, स्कूल कॉलेज हर चीज़ साथ में बिताया। तो मुझसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता नायरा को। हाँ तुम भाई हो, लेकिन भाई हो, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा मैं समझती हूँ, समझते हो ना? संजय हाँ में सिलाता और कहता, हाँ हाँ मुझे अच्छे से पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अच्छा ठीक है, तुम बातें करना, समझना, ठीक है। और उसका बर्थडे भी आ रहा है कुछ ही दिनों में, हमें उसकी भी तैयारियाँ करनी है। और आरव से रिलेटेड हर एक चीज़ को उससे दूर रखनी है, हर एक चीज़ को, उसकी यादों से भी दूर रखनी है, किसी भी तरह से उसको काम में उलझानी है, उसको खुश रखनी है, ताकि वो पुराने दिनों में ना जाए। मैंने सुना है मैंने सुना है कि वो अक्सर जब भी आरव की याद में जाती है तो रोना स्टार्ट कर देती है। जाहिर सी बात है संजय, वो उससे प्यार करती थी, उसके जाने के बाद ये नॉर्मल है, और इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना, समझ रहे हो? लाइफ पार्टनर का होना और ना होना दोनों कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है जीवन पर। संजय हाँ में से लगातार कहता है, हाँ इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उसको कंपनी ज्वाइन करूँगा, अपनी कंपनी में उसको काम करने के लिए बोलूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी का सीईओ तो मैं हूँ, लेकिन वो हमारी राजकुमारी है, हमारे घर की बेटी है, एक अच्छा सा पोस्ट। वैसे भी वो कंपनी ऑलरेडी पहले भी रज़ादा फैमिली की कंपनी चलाती थी, तो उसके लिए नॉर्मल है, और लोग उसको जानते भी हैं, तो कोई किसी भी तरह से उंगली भी नहीं उठाएगा कि घर की बेटी होने के कारण उसको अच्छी सी पोस्ट दी जा रही है बिना किसी एक्सपीरियंस के। ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर मैं उसको सीईओ का पोस्ट भी दे दूँ ना, तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी। लेकिन मुझे पता है मेरी बहन को ज़्यादा लोड नहीं देना है, वो रिलैक्स करे, अपनी लाइफ एंजॉय करे। वानी कुछ नहीं कहती, वानी कुछ कहती ही नहीं है, बस वो कुछ सोच रही थी। सोचते हुए उठती और कहती, संजय, रात काफ़ी हो गई, आप सो जाइए। संजय कहता है, थोड़ी देर। वानी कहती है कि ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए, मैं जा रही हूँ। संजय कहता है, कहाँ जा रही हो? आराम कर। अरे पर मुझे छोड़ के, पर आप तो काम कर रहे हैं ना? अरे मेरी जान, उसका हाथ पकड़ता है और खींच लेता है, उसको अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, रात होती है अपनी वाइफ के लिए, ठीक है, काम के लिए नहीं। तुम तो यहाँ नहीं थी,
तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अब तुम आ गई तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर वानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसके सीने पर सिर रखते होते थे। तो फिर ठीक है, चलिए सोते हैं। संजय जो है वैसे ही वानी को लिए हुए अपनी गोद में टांग कर उसको बेड की तरफ ले जाता है। बेड के बीचों बीच उसको सुलाता है, क्योंकि साइड में ही उसका बेटा अंश सोया हुआ था, और अपनी वाइफ के जस्ट बगल में सो जाता है, लेट जाता है और उसको अपनी बाहों में भर लेता है। उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है, वानी, मेरी बहन का ध्यान रखना, एक दोस्त होने के नाते और एक भाभी होने के नाते, समझ रही हो? उसको हमारी बहुत ज़रूरत है, वो अकेले पड़ चुकी है। संजय कहता है, संजय की बातें सुनकर वानी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी दोस्त पहले, बहुत अच्छी दोस्त, और दोस्त को एक दोस्त कैसे संभालती है वो मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, भाभी चुप कर सकती है लेकिन दोस्त कभी नहीं, क्योंकि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी भी। संजय हाँ में सिर लाता है, वो कहता है हाँ मुझे पता है। उसके बाद जो है दोनों इसी तरह बातें वगैरह करके सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवा ईवा जो है कमरे में बैठी हुई थी। वहाँ पे नायरा की कोई तस्वीर नहीं थी, कोई भी तस्वीर नहीं थी, लेकिन उसके मोबाइल में उसने चुपके से नायरा की सोती हुई तस्वीर ले लिया था। सोती ही नहीं, वो पार्क में जब गए हुए थे तो उसका साइड फेस की तस्वीर ले लिया था। कह सकते हैं एक दो तस्वीर चुपके चोरी ले लिया था और उसी को बैठ कर देख रही थी। उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी और वो कहती, आप आए जिंदगी में मेरी बनके, मेरी दुनिया का हिस्सा बनके। जब आप मेरी दुनिया का हिस्सा बन ही गया हो तो मैं आपको कहीं और जाने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करनी पड़े। मैं बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ, आपको अपना बनाने के लिए, आपके दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए, आपको अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगी, बस बहुत हो गया। मैं अब अपने आप को इग्नोर नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। और मुझे ये भी पता है कि जो खुशियाँ आप डिजर्व करते हो वो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ, मैं, कोई और नहीं, सिर्फ मैं दे सकती हूँ। ईवा जो है अपनी दुनिया में खोई हुई थी। नायरा को देखते हुए उसके चेहरे पर स्माइल थी और वो अपने आप से बातें किए जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। जैसे वो नोटिफिकेशन पर टच करती है तो उस पर लिखा हुआ था, बच के रहना। ये पढ़ते ही उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है। वो तुरंत किसी को फोन लगाती है और कहती है, मिस्टर चड्ढा, मैंने आपसे कुछ कहा था। अगर वो लोग इंडिया में एंटर कर चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो सब पे नजर रखो, पर याद रहे गलती से भी 7 महीने से पहले वो मेरे आस पास भटकनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना। अगर आप सामने आए तो मेरी आइडेंटिटी भी खुल जाएगी। मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है और साइड में रखते हुए कहती है, मैं बहुत जल्द आऊँगी, बहुत जल्द। आने के बाद ये शेरनी तुम सब पर अपना कंट्रोल करेगी, और जो मेरे कंट्रोल से बाहर होगा वो सीधे सीधे जो है मेरी नज़रों से गायब होगा, हो सकता है इस दुनिया से भी। जिसे पाने के लिए, जिसे वो गहरी सांस लेती है और कहती है, जिसे पाने के लिए मैंने इतना कुछ सहा, इतना कुछ किया, मैं अपने हाथ से ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करनी पड़े। मैं अपनी और अपनी फैमिली की, अपनी मोहब्बत की, अपने दोस्तों की रक्षक बनूंगी।
और जो भी उन पर आंखें उठा कर देखेगा उसकी आंखें निकालने में मुझे ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। तभी उसको कुछ याद आता है और वो अपने मोबाइल को लेती है और किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है, जैक, याद रहे किसी भी अननोन पर्सन को दिल्ली दिल्ली ही नहीं इंडिया के हर एक बॉर्डर को सील कर दो। सील तो नहीं कर सकते पर हाँ सब पे नज़र रखो। किसी भी अननोन पर्सन को बिना पूरी जानकारी के इंडिया में कदम नहीं रखने देनी है। मैं नहीं चाहती मेरे साथ साथ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो। और हमारे जितने भी लोग हैं सबको एक्टिव कर दो ताकि वो अपनी ट्रेनिंग का सही यूज़ कर सके लोगों को समझने की और समाज में रहने की। याद रहे आने वाले 7 महीने बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। हो सकता है मुसीबतें आती रहे और हमें उससे डील करनी पड़े। जितनी भी ट्रेनिंग के दौरान सबको सिखाई गई है सबका यूज़ करनी है। समाज में रहने के बाद भी अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करनी है वो सारी चीज़ें सारी ट्रेनिंग का हिसाब होना चाहिए। मैं भी देखना चाहती हूँ जब 7 महीने वो लोग मेरी दुनिया में कदम रखेंगे तो क्या वो मेरी रक्षा कर पाएंगे, क्या वो मेरे साथ इस समाज को लेकर चल पाएंगे, या अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे, या अपने दुश्मनों के ऊपर हावी हो पाएंगे। मुझे जाननी है। उधर से कोई कुछ कहता है और फोन कट हो जाती है। ईवा अपने मोबाइल को देखते हुए कहती है, इस बार नहीं, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके लिए मैंने इतना कुछ सहा, जिसको पाने के लिए मैं अपनी फैमिली से दूर हुई, जिसे पाने के लिए मैंने अपनी खुशियाँ, अपनी फैमिली, अपनी बहन, अपना सब कुछ छोड़कर इतनी दूर एक अनाथ की जिंदगी जी रही हूँ। फैमिली के होते हुए भी मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी ना। तुम लोग को आनी है, आओ। मुझे ढूंढनी है, ढूंढो, शौक से ढूंढो। पर ईवा सिंह राठौर को ढूंढना इतना आसान नहीं है। अगर वो कुछ ठान ले और खुद को इस दुनिया से भी गायब कर देना तो भी ढूंढ नहीं पाओगे। हर एक कोने को छान मारोगे तो भी, और तुम्हें सामने भी रहूं तो भी नहीं ढूंढ पाओगे। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर ईवा चाहे तो सबके बीच में रहने के बाद भी वो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। और अगर वो छुपना चाहे तो कोई उसे बाहर निकाल भी नहीं पाएगा। बात बस इतनी सी है कि उसे किसी भी तरह से अपना ये 7 मंथ, पूरे 7 महीने निकालनी है, सबसे छुप कर रहनी है। तभी ईवा किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है, काम करो, मैं कुछ डिटेल्स भेजती हूँ, उस कंपनी को रजिस्टर करवाओ, ठीक है। हाँ, जगह वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी तय हो जी। ओके, पर याद रहे 2 दिन के अंदर ही होनी चाहिए, 2 दिन के अंदर। उधर से कुछ कही जाती है, फ़ोन कट हो जाती है। ईवा जो है संध्या को कॉल करती है और कहती है, सो गई हो क्या? संध्या कहती है, नहीं, बोलो। कंपनी रजिस्टर होने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम कंपनी की CEO बनो। संध्या कहती है, पर मैं क्यों? तुम भी तो बन सकती हो ना, या फिर तुमने तो नायरा जी को रखा है ना। तो ईवा कहती है, नायरा को अभी नहीं कर सकते, वो क्या है ना, वो अपनी फैमिली के यहाँ गई है। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा वक्त बिताए और हमें अपने काम पे फोकस करनी होगी, और तुम्हें कंपनी को CEO बननी होगी, और मैं पीछे से तुम्हारा साथ दूंगी। मेरा नाम तो रहेगा लेकिन चेहरा कोई नहीं देख पाएगा। संध्या कहती है, अच्छा ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर कॉलेज? हाँ, कॉलेज भी हैंडल करेंगे ना, कॉलेज भी करेंगे। कंपनी में बस अपना चेहरा दिखानी है, पार्ट टाइम करनी है, और बाकी के काम मैनेजर संभालेंगे। तो संध्या कहती है, हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी। वैसे पहला प्रोजेक्ट सिद्धार्थ देगा ना। हाँ, जो प्रोजेक्ट हमने पाया था ना मीटिंग के दौरान, वो ही प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे।
इसकी प्रॉफिट का 30% हमारा होगा, सिर्फ हमारा, हमारी कंपनी का, और बाकी के भाई रख सकते हैं। तो संध्या कहती 50% होना चाहिए, 30 ही क्यों? रुको मैं सिद्धार्थ से बात करती हूँ। तो ईवा कहती है नहीं नहीं रहने दो, ये हमारा पहला और उनके दिया हुआ ही, अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो हमें कुछ नहीं मिलता ना। पर ईवा तुम्हारा भाई है ना, तो क्या हो गया, भाई है तो क्या फ़ायदा उठानी चाहिए? नहीं ना? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर कल मिले, कल नहीं परसों, परसों मिलते हैं। ओके, ये बोलकर दोनों जो है कॉल कट कर देते हैं। ईवा नायरा की तस्वीर को देखती है और कहती है जान, जान बोलकर वो चुप हो जाती है। जान, वो कंफ्यूज थी, उसने जान क्यों बोला। वो एक बार फिर से नायरा की तस्वीर को देखती है और कहती है देखो ना, अब तो आप मेरी जान बनते जा रहे हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी को इस तरह से जान बुलाऊंगी, पर अफसोस, पर कितनी अफसोस की बात है कि मैं आपके सामने नहीं बोल पा रही, नहीं कह पा रही। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपको अपने दिल की बात बताऊंगी। बस थोड़ी सी, थोड़ी सी अपने दिल में मेरे लिए जगह रखिएगा, थोड़ा सा भी रखेंगे ना, मैं उतने में ही अपने लिए खुशियाँ और आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ ढूंढ लूँगी। आपको खुश रखने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा ना, मैं वो करूँगी। बस आपके दिल में थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए। इसी तरह जो है वक्त निकलता है। ईवा ना जाने कब नायरा की तस्वीर से बातें करते हुए सो जाती है। इसी तरह जो है वक्त निकलता है और नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है। सुबह के 8 बज रहे थे। नायरा के घर में सभी जो है डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और नायरा का गोद में अंश, वो अपनी बुआ को छोड़ ही नहीं रहा था। एकदम कहते हैं ना बच्चे जो है अपने फेवरेट पर्सन से कैसे चिपक के रहते हैं, वैसे ही नायरा अपने हाथों से खुद भी खा रही थी और वो अंश को भी खिला रही थी। नायरा के पिता कहते हैं बेटा आगे क्या सोचा है? तो नायरा कहती है पापा कुछ खास नहीं सोचा है। मतलब मतलब ये कि मैंने कुछ खास सोचा नहीं है, लेकिन हाँ मेरी दोस्त है ना, वो एक कंपनी स्टार्ट करने वाली है, न्यू सेटअप है, और स्टार्टिंग में ही उसने एक प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, अभी स्टार्ट किया भी नहीं है तभी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो उसकी उम्र पहुँच गई है और वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है उसके अंदर। अगर वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेना तो कंपनी जो है ऊंचाइयों को छुएगी, लेकिन हाँ वो अभी स्टूडेंट है भी। उसके पापा कहते हैं अच्छा तो बेटा नया सेटअप, नई कंपनी चलने में बहुत मुश्किल आती है। सुनकर नहरा कहती है हाँ पापा मुझे पता है, उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बना रखा है, बिजनेस पार्टनर। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ काम करूँगी और उनको आगे तक लेकर जाऊँगी। तभी जो है संजय कहता है नहरा एक बात बोलूँ? हाँ भैया। बच्चा मैं चाहता था कि तुम कंपनी ज्वाइन कर लो। तो नहरा कहती कर तो रही हूँ भैया। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, अपनी कंपनी ज्वाइन कर लो, उसमें काम करो बिना किसी टेंशन, बिना किसी तरह के किसी प्रॉब्लम के। वो क्या है ना मैं वहाँ पे रहूँगा, तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी। तो कहती है नायरा कि भैया ऐसी बातें नहीं है, ठीक है, और मैं अपने दोस्तों के साथ सच में काम करना चाहती हूँ। इसमें क्या होगा कि नई कंपनी उसको दूर तक लेकर जानी है, आगे तक, और उसमें स्ट्रगल काफ़ी होगी, साथ ही साथ एक्सपीरियंस, अपने बलबूते पे कुछ करना, समझ रहे हो भैया? ज़ीरो से अगर हम लोग 10 तक भी पहुँच पाएँ तो समझ रहे हो कितनी हमें नॉलेज मिलेगी। एक बड़ी सी कंपनी में काम करने से बेहतर है एक छोटी सी कंपनी में काम करो, उससे नॉलेज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें
करने को, सीखने को, हैंडल करने को मिलेगी, हर एक चीज़। और खुद के माइंड से मुझे वो सारी चीज़ें हैंडल करनी है, बिना किसी के हेल्प के। समझ रहे हो भैया? और मैंने कुछ दिनों तक ज़्यादा फैमिली के बिजनेस को संभाला है, ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है जो होनी चाहिए एक बिजनेस वूमन के अंदर। और मैं ये करना चाहती हूँ, और मैं सच में करना चाहती हूँ भैया। संजय जो है नाम से लाता है और कहता है ठीक है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके जी भैया। उसके बाद जो है सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। संजय ऑफिस चला जाता है। संजय के पिता जो है अक्सर लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ जाकर घंटों बिताते हैं। बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक है उन्हें, तो वो वहाँ पे जाते हैं। रिटायरमेंट ले चुके हैं अपने बिजनेस से। उनका बेटा अब संभालता है बिजनेस। ये पूरे टाइम घर में रहेंगे या फिर लाइब्रेरी में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, दोस्तों के साथ कभी कभी निकल जाते थे नदी के किनारे, पुरानी यादों ताज़ा करने के लिए, मछली वगैरह पकड़ने के लिए, जैसे कि दोस्तों में अक्सर ग्रुप में देखने को मिलता है। और बुजुर्ग जो होते हैं वो अक्सर अपने अतीत के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में जो है एक थोड़ी देर के लिए विशाखा, ईवा आए हुए थे। और संध्या तो पहले से ही थी। सभी जो है क्लासरूम में बैठे हुए थे। वहाँ पे ईशान भी था, जो कि अब वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एकदम अलग हो चुका है। उसे ग्रुप से, क्लासरूम से, हर एक एंगल से मतलब उसको अलग कर दिया गया। लड़कियां तो उसको ऐसे देखती थी जैसे लगता है किस बेवकूफ को देख लिया। लड़के बहुत हंसते थे, बहुत। और ईवा के आने की देर थी। ईवा जैसे ही वहां पहुंचती है ना, ईवा जो है जैसे ही क्लासरूम में एंटर किया था वैसे ही लोगों की नजर उस पर टिक गई थी। हालांकि ईवा नॉर्मल ही रहती थी, हल कुछ करती नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे इतनी खूबसूरत बना रखा था ना, इतनी, लड़के हो या लड़कियां, उनकी नजरें जो है टिक जाया करती थी, जिसके कारण वो मास्क लगा कर आया करती थी। लेकिन हाँ, कॉलेज है तो एनी टाइम वो लगा के रह नहीं सकती थी। कुछ देर के लिए वो हटाती है तो सबकी नजर उस पर टिक जाती है। विशाखा और संध्या दोनों जो है उसके साथ थे। वो लोग उसको लेकर जाते हैं और अपने सीट पे बैठ जाते हैं। क्लासरूम में ईवा को देखकर स्टूडेंट जो थे काफी एक्साइटेड थे। ईशान भी जब देखता है ना तो वो खड़ा होता है और तुरंत वो ईवा के पास जाता है, उसके पैरों के पास बैठ जाता है, उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है, ईवा, ईवा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद मैं किस तरह से टूट गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईशान की बातें सुनकर सारे स्टूडेंट, विशाखा और संध्या, यहाँ तक ईवा भी घूरने लगती है और घूरते हुए कहती है, ओह रियली? ईशान हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। अच्छा क्या कर सकते हो उसके लिए? तो संध्या की बातें सुनकर संध्या की बातें सुनकर ईशान ईवा की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने बोला था ना छत से कूद जाओ, ठीक है, मैं अभी कूद कर दिखाता हूँ। ये बोलकर वो खड़ा होकर दरवाजे के बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी ईवा कहती है, रुको। ईशान ईशान जब उसके मुंह से ये सुनता है ना तो पीछे पलट के देखने से पहले उसके चेहरे पर एक तिरछी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो खुद को नॉर्मल करता है और पीछे पलटते हुए वो ईवा की तरफ देखते हुए कहता है, ईवा, मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यार को खुद से दूर करना इतना आसान नहीं होता। मुझे अब तक समझ में आ चुकी है। प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। मैं ये गलती दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं दोहराऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे जान से मार देना। मैं उफ तक नहीं करूँगा। उसकी बातें सुनकर ईवा तिरछी जो स्माइल थी ईवा के चेहरे पर, वो शायद वो नहीं देख पाता है क्योंकि ईवा जो है पहले वाली ईवा नहीं थी। उसकी बातें सुन तो रही थी और अंदर ही अंदर स्माइल कर रही थी और उसकी स्माइल उसके चेहरे पर दिख रही थी, हल्की हल्की दिख रही थी। संध्या भी देखती है और विशाखा भी देखती है। तभी जो है देखो
मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मैं तुम्हारा एहसान चुका रही थी इतने टाइम समय से, और कहीं ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैंने तुम्हारे लिए किया। सच तो ये है कि तुमने मेरी जान भी नहीं बचाई थी, तुम्हारे डैड ने, तुम्हारे पापा ने जान बचाई थी, और मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके लिए मैंने आगे भी जो कुछ भी किया मैंने किया, और आज भी जो करूँगी, वक्त आने पर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से करूँगी, लेकिन अब हमारे साथ, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तुमसे भी और तुमसे जुड़े हर एक चीज़ से भी। तुम्हारा और मेरा अब कुछ नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि तुम मुझसे दूर रहोगे, लेकिन लेकिन एक मौका दे दो ना, एक मौका। ईशान कहता है कि एक मौका दे दो, तो कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पे प्रोफेसर आ जाते हैं और पूरा क्लासरूम शांत हो जाता है, क्लास स्टार्ट हो जाती है। ईशान ना चाहते हुए अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है, और वो घूर कर ईवा को देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, इसके कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे, ये तो पहले ऐसी नहीं थी, ये अचानक ऐसी क्यों हो गई। उसको क्या पता कि ईवा तो ये कुछ भी नहीं है, ये इससे भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि उसने कभी किसी को दिखाया नहीं है, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे वक्त ने करवट लेना स्टार्ट कर दिया है, और ईवा के अंदर की धीरे धीरे जो भी छुपी हुई पर्सनालिटी थी वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगी है। इसका कारण क्या है ये तो वक्त बताएगा। तभी संध्या कहती है, ईवा एक्चुअल में ना मुझे आज घर जल्दी जाना है। क्यों? अरे हाँ, वो बुआ आने वाली है। बुआ? हाँ। हाँ तो ठीक है ना, इतने उदास होने की क्या ज़रूरत है। तो कहती है कि यार मैं क्या बताऊँ, ये बुआ जी की चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। अब आती है इतने ठाट बाट से रहती है, लेकिन घर को ना घर की मालकिन समझ लेती है और सब पे ऑर्डर झाड़ती रहती है। और मेरा तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरा तो जीना हराम कर देती है। ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, ऐसे मत करो, लड़कों से दूर रहो, उनसे बातें नहीं करनी, तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे रहना सीखो। अरे यार तुम पूछो मत, ये बुआ जी का चक्कर मुझे समझ में नहीं आती। और मम्मी पापा भी कुछ कहते नहीं है क्योंकि बुआ बड़ी है पापा से, सारी बातें उनकी सुनती रहती हैं और बीच में पिसते रहते हैं हम। और वो अरे वही, अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ, वो कौन? उफ, अरे और कौन, तुम्हारा भाई? अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो ठीक है ना, चलो हम भी चलते हैं, उनको पिक करने जानी है। तो संध्या कहती है, हाँ जानी तो है, लेकिन तुम टेंशन ना लो, सिद्धार्थ आ रहा है ना, उसके साथ जाएंगे। वो बोल रहे हैं उनको पटानी, ताकि बुआ जी ज़्यादा परेशान ना करें। बताओ यार, ऐसे कौन करता है। यह कहती है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग ना तुमसे कल मिलने आएंगे घर पर, जरा हम भी तो देखें कि बुआ जी का क्या चक्कर है, उनका दिमाग वाग सही तो है। ओके। क्लास जो है खत्म हो चुकी थी, तो संध्या जो है सिद्धार्थ के आने के बाद वो चली जाती है। कॉलेज के बाद ईवा और विशाखा मॉल जाते हैं, क्योंकि विशाखा को कुछ लेनी थी, और साथ में किरण ने कुछ डिमांड किया था कि मुझे ये चाहिए, तो वो ईवा ने कहा था कि मैं लेकर आऊँगी, और उसी लिए वो लोग गए थे। जैसे ही वो लोग मॉल में एंटर करते हैं और उस लेडी सेक्शन में जाते हैं ना, तो वहाँ पे किसी की हंसने की आवाज़ें आती हैं, जिसके पैर, ईवा के पैर जो है वहीं पर जैसे मानो थम से जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि नहरा थी, जो अपनी भाभी बानी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ये देखकर पहले तो ईवा जो है नहरा को काफ़ी देर तक देखती है, उसके बाद उसके चेहरे का रिएक्शन चेंज हो जाता है, और वो जो है बानी को घूरने लगती है। काफ़ी देर से घूर रही थी, और विशाखा उसको नोटिस कर रही थी, वो भी उधर देखती है, और दोनों को साथ में देखकर उसको भी थोड़ा अजीब लग रहा था। ये लोग बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत करीब, बहुत ही ज़्यादा। वो ईवा को समझाते हुए कहती है, हो सकता है ना कोई दोस्त हो या कुछ और, इतना करीब मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा। अरे यार देखोगे कैसे, बाहर निकलनी भी चाहिए देखने के लिए। नहीं, मुझे जानना है कि ये कौन है। तभी तभी जो है
नहरा के जस्ट पीछे आकर उसकी माँ खड़ी हो जाती है और कहती है, बेटा क्या हो गया, बैठ गए हो, चलो शॉपिंग कर लो। तो कहती है, माँ मुझे कुछ नहीं लेना, आप मुझे फोर्स करके यहाँ पर लेकर आए हो, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो नहरा की माँ कहती है, बेटा थोड़ी बहुत कर लो ना, अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ तुम्हें नए कपड़े की बहुत ज़रूरत है, चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर कपड़ों की, जो कि नहरा को पहले बहुत पसंद थी, लेकिन अब वो शायद पहनने को मिलती नहीं, जहाँ पे जीन्स थे, टॉप थे, कुर्ते थे, मतलब हर एक चीज़ पहनने के लिए। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अपनी ख्वाहिशों को मारना बंद करो, ठीक है, और अपनी मर्जी से अपनी दुनिया बनाओ, अपनी ज़िंदगी जियो। उसमें कोई ऐसा वैसा इंसान एंटर ना कर पाए तुम्हारी दुनिया में। अगर कोई करे तो दुनिया जहाँ का प्यार लेकर तुम्हारी उस दुनिया में एंटर करे। उनकी बातें सुनकर नैरा कहती है, माँ आप उम्मीद मत दो मुझे, अगर उम्मीद टूटी तो बहुत दर्द होंगे। ये बात सुनते ही सॉइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कल से ही मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं कर नहीं पा रही, इसीलिए एपिसोड थोड़ी छोटी है, पर हर दिन एक जैसा नहीं होता, पता है ना। मैंने तो मिलते हैं अगले पार्ट में, और दूसरी स्टोरी पर भी काम करनी है अभी, तो वो भी आनी स्टार्ट होगी, लेकिन उसमें थोड़े दिनों की वक्त लगेगी। पर हाँ उम्मीद करते हैं कि वो आपको पसंद आएगी, दो दिल एक जान की तरह और अरेंज मैरिज की तरह। बस आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और हाँ मोहब्बत हद से ज़्यादा ये भी कम नहीं है। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगी कि हमने इसका टाइटल मोहब्बत हद से ज़्यादा क्यों रखा है। बस आप हमसे जुड़े रहिए और अपना प्यार दिखाया कीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और